चलिए, हेलो एवरीवन। आज वन शॉट की वीडियो में हम लोग शेयर कैपिटल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि कंपनी इनकॉर्पोरेट जो होती है वो कौन से एक्ट के थ्रू होती है। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हम लोग कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं। ठीक है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। एक तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और तीसरा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करेंगे, ये दोनों डॉक्यूमेंट को सबमिट करेंगे कहाँ पर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। और अगर सेटिस्फाइड होता है ये तो फिर हमें क्या दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। ठीक है, जैसे मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों ने MOA और AOA बनाए, फॉर्म फिल करा, उसको कहाँ पे सबमिट करा दिया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट करा दिया, फिर वो सेटिस्फाइड भी हो गया और उसने क्या दे दिया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया। ठीक है, अब ये चीज़ें करने से पहले A और B दोनों को ये सोचना है कि भैया ये 3 कंपनी में से कौन सी कंपनी वो चाहते हैं रजिस्टर कराना या खोलना। पहली होती है प्राइवेट, दूसरी होती है पब्लिक। क्या कोई भी गवर्नमेंट कंपनी खोल सकता है क्या? नहीं। गवर्नमेंट जिस कंपनी का एक्वायर करती है उसको क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। हम लोग चाह के भी गवर्नमेंट कंपनी नहीं खोल सकते। हम लोग क्या खोलेंगे, या तो प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी। अगर गवर्नमेंट को हमारी कंपनी में इंटरेस्ट होगा या हमारे जो ऑपरेशंस में इंटरेस्ट होगा तो वो हमारी कंपनी को खरीद सकती है। और कंपनी को खरीदी कैसे, हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। ठीक है, अगर हमारी कंपनी के शेयर्स 50% से ज़्यादा के खरीदे गवर्नमेंट ने तो हमारी कंपनी क्या बन जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। ठीक है, हम लोग के पास ऑप्शन है 2, या तो प्राइवेट या फिर पब्लिक। प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए हमें मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए, 2, मैक्सिमम कितने होते हैं, 200। पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं, 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो इससे आपको यहाँ पे ये पता लगता है कि अगर कोई कंपनी शेयर्स को बेच के, यानी कि शेयर्स को इशू करके कहाँ पर, पब्लिक में पैसा लेना चाहती है तो उसे पब्लिक कंपनी ही खोलना पड़ेगा। अगर वो पब्लिक में शेयर्स इशू करना चाहती है तो, समझ में आई बात। अगर कोई भी कंपनी पब्लिक में अपने शेयर्स इशू करना चाहती है तो वो कंपनी कौन सी होनी चाहिए, पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है तो वो क्या पब्लिक में शेयर्स इशू कर सकती है क्या? नहीं कर सकती, बिकॉज मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 200। ये बात समझ में आई बात। दूसरी बात यार ये भी समझना आप लोग, यहाँ पे ना बहुत बच्चे ये समझते हैं कि पब्लिक कंपनी जो होती है वो गवर्नमेंट कंपनी होती है। नहीं, पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो पब्लिक में शेयर्स इशू कर सकती है। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है, वो कंपनी जिसके अंदर 50% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग किसके पास हो, गवर्नमेंट के पास हो। यहाँ तक कोई डाउट? हमारे पास 2 अलग अलग टाइप के शेयर्स होते हैं। पहला होता है इक्विटी, दूसरा होता है प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी, जो भी पब्लिक या कोई भी इंसान अगर इक्विटी शेयर को खरीदता है तो वो कंपनी का ओनर बन जाता है। और वो कंपनी का ओनर बनेगा तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है कंपनी के डिसीजंस में, राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन ऑफ द कंपनी। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स जो इंसान खरीदेगा उसको कोई राइट नहीं होता कंपनी के डिसीजंस में पार्टिसिपेट करने का, जब तक उसका राइट इफेक्ट ना हो रहा हो। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई राइट इफेक्ट हो रहा है कंपनी के डिसीजन लेने से, कंपनी कोई एक डिसीजन ले रही है बट उस डिसीजन का इंपैक्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे पड़ेगा। किस पे पड़ रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे, तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, अपना डिसीजन दे सकता है। दूसरा वही बोला, सेकंड ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं, बट ये नो ओनरशिप राइट गिवन टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कोई ओनरशिप राइट हम ट्रांसफर नहीं करते प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अब थर्ड पॉइंट में, क्या कोई फिक्स डिविडेंड होता है इक्विटी के लिए? नहीं होता, लेकिन प्रेफरेंस के लिए एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है। फॉर एग्जांपल 5%, 6%, 7%, इतना डिविडेंड आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कंडीशन अप्लाई, कंडीशन अप्लाई क्या, प्रॉफिट है तो। अगर प्रॉफिट ही नहीं है, मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा ही नहीं है, तो क्या हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे? नहीं देंगे। या कम बचा है तो उतना दे देंगे। ठीक है, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट है तो वो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड उनको मिलेगा। इक्विटी के लिए बेनिफिट ये है, देखो अगर रिस्क ले रहा है इक्विटी तो उसको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। कब मिलेगा ज़्यादा रिटर्न? जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा कंपनी का।
फॉर एग्जाम्पल कंपनी का प्रॉफिट 100 रुपये का हुआ, ठीक है, उसमें से 6 रुपये या 10 रुपये किसको दे दिए, प्रेफरेंस को दे दिए, बाकी 90 रुपये का प्रॉफिट किसका हुआ, इक्विटी वालों का हुआ। समझ में आई बात? तो प्रेफरेंस को एक फिक्स रेट मिला, लेकिन जो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो सारा किसको मिलेगा, इक्विटी को मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें रीपेमेंट की, तो डिबेंचर्स की तरह क्या प्रेफरेंस शेयर का एक टाइम पीरियड के बाद रिडीम होते हैं? नहीं, डिबेंचर तो एक टाइम पीरियड के बाद रिडीम हो जाते हैं, है ना। जब डिबेंचर इशू होते हैं तब कंपनी बता देती है कि भैया ये जो डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं वो 4 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, यानी कि एक टाइम पीरियड के बाद हम लोग पैसा वापस कर देंगे। बट प्रेफरेंस शेयर्स जब इशू होते हैं ना तब कोई टाइम लिमिट नहीं होती। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा भी कम मिलता है जब कंपनी क्या होती है, वाइंड अप। कंपनी क्या होती है, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा वापस कब मिलता है, जब कंपनी खत्म होती है, ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा वापस कब मिलेगा, जब कंपनी खत्म होती है। बट फर्क ये है कि इक्विटी से पहले हम पहले किसका प्रेफरेंस देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। इक्विटी से पहले हम लोग पैसा किसका वापस करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा वापस करेंगे, फिर जो बचेगा वो किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद या फिर हम लोगों ने ना एक चीज देखी थी यहाँ पर, जो आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी, कि अगर कोई भी पब्लिक में से, या पब्लिक अगर शेयर्स को खरीदना चाहती है, कंपनी के शेयर को खरीदना चाहती है, तो क्या करेगा। कोई भी इंसान अगर कंपनी के शेयर को खरीदना चाहती है तो क्या करेगा, पहली बात अप्लाई करेगा। अप्लाई कैसे करेगा, फॉर्म लेकर आएगा, उसके साथ क्या मिलेगा, प्रोस्पेक्टस, मतलब प्रोस्पेक्टस लेकर आएगा कंपनी का, और प्रोस्पेक्टस के साथ क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म होता है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगा, बताएगा कि उसको इतने शेयर्स चाहिए, और जो भी एप्लीकेशन मनी होगी वो कंपनी में क्या करा देगा, जमा करा देगा। समझ में आई बात, क्लियर है पॉइंट। अब कंपनी के पास सबसे पहले क्या आएगा, एप्लीकेशन मनी आएगी। क्या आएगी, विदाउट एप्लीकेशन मनी कंपनी को यह नहीं पता हो सकता कि उसके शेयर कितने बिके हैं। जितनी उसके पास एप्लीकेशन मनी आएगी उससे कंपनी एस्टिमेट लगा सकती है कि भाई इतने शेयर उसके बिक सकते हैं। बात क्लियर। तो कंपनी इशू करना चाहती है 10,000, लेकिन एप्लीकेशन हो सकता है ज्यादा की आ जाए, या फिर 10,000 की आए, या फिर 10,000 से कम की आए। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, ओवर सब्सक्रिप्शन, परफेक्टली सब्सक्राइब्ड, या फिर अंडर सब्सक्राइब्ड। बात समझ में आ गई। अब हम आगे जाके अगर अकाउंटिंग देखें, भाई क्या देखें, अकाउंटिंग, तो भाई हम लोग कंपनी में शेयर्स को इशू कर सकते हैं, वही या तो कैश में या फिर काइंड में, ठीक है। हम लोग बेटा कंपनी के शेयर्स जो हैं वो या तो किस में इशू कर सकते हैं, कैश में या फिर काइंड। काइंड मतलब अदर देन कैश, ठीक है। अगर हम कैश में इशू करेंगे तो हमारे पास या तो पैसा सारा का सारा एक साथ आ जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, लमसम, या फिर हमारे पास किस में आएगा, इंस्टॉलमेंट में आएगा। कोई दिक्कत, क्लियर है बात। काइंड अदर देन कैश का मतलब क्या हुआ कि हमने शेयर्स दिए, बदले में एसेट मिला, या फिर किसी की कंपनी खरीद ली, किसी का बिजनेस खरीद लिया, या फिर किसी की सर्विस ली है। सर्विस में हमारे पास दो ही लोग हैं, पहला कौन है, प्रमोटर, दूसरा कौन है, अंडरराइटर। क्लियर, ये बेसिक था हमारा जो भी डिबेंचर्स में भी हमने करा था। चलिए, अब कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर सकती है या तो पार वैल्यू पे या फिर प्रीमियम वैल्यू पे, ठीक है, पार पे या प्रीमियम पे। डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। पहली बात तो पार वैल्यू क्या हुआ, बेस वैल्यू क्या है ना, पार वैल्यू को क्या बोलते हैं, बेस वैल्यू या फिर फेस वैल्यू। लेकिन क्या पार वैल्यू को हम लोग इशू वैल्यू बोल सकते हैं या इशूड प्राइस बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते जब तक पार वैल्यू पे इशू ना हुआ हो। अगर इशू हमारा प्रीमियम पे हुआ है तो हम लोग पार वैल्यू को इशू वैल्यू नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पे शेयर जो है 10 रुपए का है, लेकिन हमने 20% के प्रीमियम पे बेचा, तो हमारे पास इशू प्राइस कितना हुआ शेयर का, 12 रुपए हुआ। 12 रुपए का बाइफर्केशन क्या हुआ, 10 रुपए तो क्या हुआ, पार वैल्यू, और 2 रुपए क्या हो गया, प्रीमियम। मैं आपको समझ में, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि भाई पार वैल्यू हमेशा इशू प्राइस नहीं होता। पार वैल्यू इशू प्राइस कब होता है,
जब हम विदाउट प्रीमियम पे इशू कर रहे हो। समझ में आई बात? विदाउट, यहाँ पे हम लोग डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, यानी कि अगर पार वैल्यू 10 रुपए है तो हम 10 रुपए से कम पे इशू नहीं कर सकते। हर एक कंपनी की पार वैल्यू अलग अलग हो सकती है, बट हमारे पास अधिकतर क्वेश्चंस में हमें कितनी मिलती है? 10 रुपए मिलती है शेयर की पार वैल्यू। वहीं पे डिबेंचर्स की पार वैल्यू कितनी होती है? 100 रुपए। तो कंपनी 10 रुपए से कम पे इशू नहीं कर सकती, लेकिन 10 रुपए से ज्यादा पे इशू कर सकती है। अगर कंपनी 10 रुपए से ज्यादा पे इशू करेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। कोई दिक्कत? अब हम लोग अपने अकाउंटिंग पे आते हैं। तो भाई पहला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? शेयर इशूड इन लमसम। अगर हमने लमसम पे शेयर इशू करा, सामने आपके पास क्वेश्चन है, 10,000 शेयर इशू करे हमने, 10 रुपए का एक शेयर है, सारा का सारा पैसा हमें एक साथ मिल गया पब्लिक से, ठीक है, यानी कि सारे शेयर अप्लाई हो गए और पैसा भी एक साथ मिला है हमें। लमसम का क्वेश्चन हुआ, 2 एंट्रीज पास होंगी। पहली एंट्री कौन सी हुई? हमेशा रिसीव्ड की होती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बात क्लियर? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अच्छा, आपने यहाँ पे एप्लीकेशन तो लिखा है, अपने साथ में अलॉटमेंट भी लिखा करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिर सेकंड एंट्री क्या पास होगी? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहली एंट्री हमेशा रिसीव्ड की होगी, उसके बाद क्या करेंगे? उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। अगर हम लोगों ने प्रीमियम पे इशू करा होता, सेम क्वेश्चन, हाँ जी सेम क्वेश्चन, अगर हमने 20% के प्रीमियम पे इशू करा होता तो हमें कितने रुपए मिलते? 12 रुपए मिलते भाई, 12 रुपए। 10 रुपए का पार वैल्यू, 20% का प्रीमियम, तो 2 रुपए हुआ ना। और शेयर्स कितने हैं? 10,000, तो 1,20,000 मिला। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,20,000। सेकंड एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर कैपिटल हमारी लायबिलिटी है तो हमने क्रेडिट करा, और सिक्योरिटी प्रीमियम का भी हमारा प्रॉफिट है। बात क्लियर? पार वैल्यू से अगर ज्यादा वैल्यू पे हम लोग शेयर इशू करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। क्या होता है? और उस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम। बात क्लियर? अब अगर हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट पे शेयर इशू करे तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली बेटा टोटल 5 इंस्टॉलमेंट होती हैं। कौन कौन सी? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल। ठीक है, मैक्सिमम कितनी होती है? मोस्टली 5, बट आपको क्वेश्चंस में कितनी दिखेंगी? अधिकतर 4 दिखेंगी आपको। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर 5 इंस्टॉलमेंट होंगी, और हर इंस्टॉलमेंट की कितनी एंट्रीज होती है? 2। पहली रिसीव्ड की, दूसरी ट्रांसफर की। एक तो रिसीव्ड की होती है और एक ट्रांसफर की होती है। क्लियर? लेकिन हमेशा सबसे पहली एंट्री कौन सी पास करेंगे हम लोग? रिसीव्ड की। फिर कौन सी होगी? ट्रांसफर। उसके बाद जब हमें पता है कि हमें अलॉटमेंट मनी मिलेगा तो हम पहले ही कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे और फिर बाद में हमें वो पैसा मिल जाएगा। फिर ऐसे ही हमें पता है कि फर्स्ट कॉल पैसा मिलने वाला है हमें, तो हम पहले क्या करेंगे? कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, फिर वो पैसा हमें मिल जाएगा। ऐसे ही हमें पता है कि भाई सेकंड और फाइनल कॉल में मिलने वाला है, तो उसका पैसा हम पहले क्या करेंगे? कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, फिर क्या हो? वो पैसा मिल जाए। तो यानी कि देखो सामने देखो, हमारे पास 10 रुपए का बाइफर्केशन है, 2 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए। 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल, 3 रुपए फाइनल कॉल। अब हमने यहाँ पर 8 एंट्रीज पास करी, 4 इंस्टॉलमेंट है, हर इंस्टॉलमेंट कितनी एंट्रीज? 2। टोटल कितनी हो गई? 8। पहले कौन सी होगी? रिसीव्ड की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 10,000 शेयर है, मल्टीप्लाई 2, 20,000 रुपए। फिर ट्रांसफर कर देंगे एप्लीकेशन टू कैपिटल, कितने रुपए? 20,000। थर्ड एंट्री 3 रुपए से पास होगी अलॉटमेंट की, कौन सी होगी? ट्रांसफर। कौन सी होगी? तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 30,000 रुपए आ गया। फिर वो पैसा मिल जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ऐसे ही फर्स्ट कॉल करेंगे, ऐसे किसी करेंगे सेकंड कॉल की। बात क्लियर? अब अगर हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रीमियम आ जाए, क्या आ जाए? प्रीमियम। तो यहाँ पे 20% का प्रीमियम है, और वो प्रीमियम हमारा किस पे मिल रहा है? अलॉटमेंट पे मिल रहा है। तो पहली 2 एंट्री सेम, थर्ड एंट्री में थोड़ा डिफरेंस आएगा। थर्ड एंट्री में क्या होगा कि 2 रुपए का जो प्रीमियम हमें रिसीव हुआ है उसको हमें अलग से शो करना पड़ेगा। तो हमने क्या एंट्री पास करी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बार बार बच्चे गलती पता क्या करते हैं? बैंक वाली एंट्री में प्रीमियम को शो कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देते हैं। ये भी गलती करते हो आप। ध्यान रखो, ट्रांसफर की एंट्री के अंदर ही हमें क्या करना है? प्रीमियम का अमाउंट शो करना है, यानी कि प्रीमियम अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, कौन सी एंट्री में? ट्रांसफर की। अब वो प्रीमियम आपको कोई से भी इंस्टॉलमेंट पे मिला हो, अगर आपको एप्लीकेशन पे मिला है तो आप सेकंड वाली जो एंट्री होती है ट्रांसफर की एप्लीकेशन की उसमें दिखाओगे,
अलॉटमेंट पे मिला है तो थर्ड एंट्री में दिखाओगे, अगर आपको फर्स्ट कॉल पे मिला है तो फिफ्थ एंट्री में दिखाओगे, अगर आपको सेकंड कॉल पे मिला है तो आप 7 एंट्री में दिखाओगे। क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है। अब आ जाओ हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, वो है अंडर सब्सक्राइब्ड, फुली सब्सक्राइब्ड एंड ओवर सब्सक्राइब्ड। अगर हमारे पास 10,000 शेयर हैं और हमारे पास 10,000 का ही एप्लीकेशन आया तो इसे बोलेंगे फुली सब्सक्राइब्ड। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 10,000 रुपए से ही हम 10,000 शेयर से सारी एंट्रीज पास करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास अंडर यानी कि 10,000 से कम शेयर्स पे एप्लीकेशन आएगा तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि वो भैया 90% से कम तो नहीं है। 90% से कम मतलब अगर मेरे पास 10,000 शेयर है तो 90% से कम मतलब 9,000 से कम तो नहीं मिला। अगर 9,000 से कम मिला है हमें तो भैया हम लोग उसको इशू नहीं करेंगे, वो पैसा रिटर्न कर देंगे 90%। अब फॉर एग्जांपल मुझे 30,000 शेयर में इशू करना चाहता हूं। कितने शेयर? 30,000। तो भाई कितने रुपए तक मिलेगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा? 90% कितना हुआ 30,000 का? 27,000 हुआ ना। तो 27,000 शेयर तक मुझे अगर पैसा मिला तो मैं उसको कर लूंगा एक्सेप्ट। 27,000 से अगर एक शेयर भी कम मिला है ना, एक शेयर का एप्लीकेशन भी कम मिला है तो क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई है या नहीं आई? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पर 10,000 शेयर है बट 8,000 पे एप्लीकेशन मिला है। कितने पे? 8,000 पे। तो क्या एंट्री पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 2 रुपए का एप्लीकेशन है तो 8,000 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ? 16,000। सेकेंड एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। वापस कर देंगे भाई पैसा वो वाला, ठीक है, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोई डाउट? क्लियर है पॉइंट? अब थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर अगर हमारे पास ज्यादा शेयर पे एप्लीकेशन मनी मिलता है तो हमें 3 पॉइंट है या 3 तरीके हैं उस एप्लीकेशन मनी को, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हैंडल करने के। पहला है रिजेक्ट, यानी कि जो आपको एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला है उसको वापस कर दो, या फिर सेकंड है प्रो राटा। प्रो राटा का मतलब क्या होता है कि आपको आगे शिफ्ट कर दो। आपको जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है ना तो वो क्या करोगे? आगे आने वाली इंस्टॉलमेंट में शिफ्ट कर दो। फिर वो शेयर होल्डर क्या करेगा? आगे जो इंस्टॉलमेंट उसको पे करनी है उसमें से जो उसने एक्सेस दिया था वो माइनस करके पे कर देगा। समझ में आई बात? इसे क्या बोलते हैं? प्रो राटा। और तीसरा क्या है बेटा? रिजेक्ट प्लस प्रो राटा। इसमें क्या होता है कि कुछ शेयर्स तो हम लोग वापस कर देते हैं शेयर का पैसा, और कुछ शेयर का पैसा क्या करेंगे? आगे प्रो राटा में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, डायरेक्ट थर्ड पॉइंट पे आते हैं तो दोनों पॉइंट भी कवर हो जाएंगे हमारे साथ साथ। सामने देखेंगे फटाफट। 10,000 शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, 2 रुपए का एप्लीकेशन, 3 का अलॉटमेंट, 2 का फर्स्ट कॉल, 3 का फाइनल कॉल। अपने पास 12,000 शेयर पे एप्लीकेशन मनी मिला, एक्सेस कितना है? 2,000 शेयर। कोई डाउट? हमने यहाँ पे क्या करा? 1200 शेयर पे तो क्या कर दिया? रिजेक्ट, और बाकी जो 800 बचा वो क्या करा? प्रो राटा। यानी कि 2,000 जो अपने पास एक्सेस एप्लीकेशन शेयर्स पे पैसा आया है उस पे 1200 तो क्या कर दिए? रिजेक्ट, और 800 क्या करा? प्रो राटा। क्लियर? तो यहाँ पे पहली एंट्री बैंक अकाउंट की पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब मुझे एप्लीकेशन तो 12,000 पे मिला है ना, तो 12,000 मल्टीप्लाई 2 रुपए कितना हुआ? 24,000 हुआ। सेकेंड एंट्री में क्या होगा भाई? सेकेंड एंट्री ध्यान देना, अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 24,000 टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हमेशा कौन सा वैल्यू आता है? इशूड शेयर मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू। हमने कितने शेयर इशू करने हैं? 10,000 मल्टीप्लाई पार वैल्यू कितनी है? 2 रुपए, 20,000 आ गया। उसके बाद 2 क्या करेंगे? बैंक। हमने रिजेक्ट करा है, कितने शेयर रिजेक्ट करे हैं? 1200 मल्टीप्लाई 2, 2400 रुपए आ गया। जो हमने वापस कर दी तो 2 बैंक करना पड़ेगा, और जो हमने आगे आने वाली इंस्टॉलमेंट में शिफ्ट करना है तो आगे आने वाली इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? शेयर अलॉटमेंट। तो क्या लिखेंगे? 2 शेयर अलॉटमेंट। कितने शेयर हमने आगे शिफ्ट करे? 800 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ? 1600। अब क्या होगा? फोर्थ एंट्री के अंदर जो हमें पैसे मिलने होंगे, अच्छा फोर्थ एंट्री में हमें पैसे कितने मिलने हैं? 10,000 शेयर है ना, कितने शेयर थे? और अलॉटमेंट कितनी है? 3 रुपए, तो 30,000 मिलने हैं हमें। लेकिन 30,000 में से 1600 जो हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं वो माइनस करके 28,400 रुपए हम लिख देंगे यहाँ पर। यहां तक कोई डाउट है आपको? पक्की बात? आगे बढ़े तो आगे हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस का, ठीक है।
तो पहले वो देखते हैं हम लोग, कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस। तो यार एक क्वेश्चन ये है हमारे सामने, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बिकॉज दोनों ही कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान समझेंगे। ABC लिमिटेड है, उसने 10,000 शेयर इशू करे। कितने शेयर? ये क्वेश्चन समझ लोगे तो कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरियर का कॉन्सेप्ट आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। 10 रुपए का एक शेयर है, 2 रुपए का एप्लीकेशन, 3 रुपए का अलॉटमेंट प्लस 2 रुपए का प्रीमियम भी है, 1 रुपए का फर्स्ट कॉल और 3 रुपए का सेकेंड कॉल। अब यहाँ पे 2 लोग हैं, एक तो है मिस्टर श्याम और एक है मिस्टर सोहन। श्याम जिसके पास 800 शेयर हैं, उसने सारा का सारा पैसा फर्स्ट कॉल पे दे दिया, तो क्या बोलेंगे इसे? कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई शेयर होल्डर हमें एडवांस में आगे आने वाली इंस्टॉलमेंट अगर एडवांस में पे कर दे तो उसे क्या बोलेंगे? कॉल इन एडवांस। और कॉल इन एरियर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई शेयर होल्डर हमें क्या करे बेटा? पे ही ना करे, वो इंस्टॉलमेंट पे ही ना करे, तो उसे क्या बोलेंगे? कॉल इन एरियर। बात क्लियर? तो शाम जो है उसके पास 800 शेयर हैं, उसने फर्स्ट कॉल जब दिया तो सेकंड कॉल का पैसा भी फर्स्ट कॉल पे दे दिया। क्या है ये? कॉल इन एडवांस। अब सोहन जो है उसके पास कितने शेयर है? 500, उसने फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पे नहीं करे, तो क्या बोलेंगे इसे? कॉल इन एरियर। तो भाई पहले 4 एंट्री तो सेम है, उस पर हम लोग फोकस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट 5th एंट्री पे आते हैं। 5th एंट्री के अंदर हमारे पास क्या होगी? फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 10,000 शेयर है, 2 रुपए का फर्स्ट कॉल 20,000 पे आ गया। 6th एंट्री पे आओ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। 10,000 मल्टीप्लाई 2, 20,000 रुपए हमें मिलने हैं। सोहन के हमें यहां पे पैसे नहीं मिले, कितने शेयर पे? 500 शेयर पे। तो 500 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ? 1,000 रुपए, वो हमें रिसीव नहीं हुए, माइनस कर दो, 19,000 आ गया। और शाम के हमें 800 शेयर पे ये सेकंड कॉल मिल गया। समझ में आई बात? तो 800 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ? 2400। तो टोटल मुझे फर्स्ट कॉल पे कितना मिला? नहीं समझ में आई बात? मुझे फर्स्ट कॉल पे कितना मिलना है पहले ये बताओ। 10,000 मल्टीप्लाई तो 20,000 मिलना है ना यार। कितना मिलना है? अपने पास 2 लोग हैं, एक तो सोहन और एक शाम। सोहन एक ऐसा इंसान है जिसने मुझे फर्स्ट कॉल नहीं दिया। कितने शेयर हैं सोहन के? 500 शेयर है, तो उसने मुझे फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो वो माइनस करूंगा कि नहीं करूंगा? ये बात समझ में आई? तो 500 मल्टीप्लाई 2, 1000 माइनस कर दिया, 19,000 आ गया। अब शाम एक ऐसा इंसान है जिसने फर्स्ट कॉल पे मुझे सेकंड कॉल का पैसा भी दे दिया। शाम के कितने शेयर्स हैं? 800, और सेकंड कॉल कितने रुपए की है? 3 रुपए की, तो उसने 2400 रुपए दिया ना मुझे। भाई फर्स्ट कॉल तो दिया ही दिया है, एक्स्ट्रा क्या दिया है उसने मुझे? सेकंड कॉल। तो सेकंड कॉल का पैसा कितना है? 2400, वो ऐड कर दो आप, कितना आ गया? 21,400। तो बैंक में कितना आएगा बेटा? 21,400 आ गया बैंक में। कोई डाउट? पक्की बात? कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट होगा, जो हमें पैसे नहीं मिलते वो क्या करेंगे हम लोग? डेबिट। क्या करेंगे बेटा? डेबिट। डेबिट क्यों करेंगे? वो मेरा एसेट हुआ एक तरीके से, आगे मिलेगा मुझे, ठीक है। और जो एडवांस में मिल गया उसे क्या बोलेंगे? लायबिलिटी। तो कॉल इन एरियर मेरा क्या है? एसेट है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इसको डेबिट करेंगे। कितने रुपए? 1000 टू फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल तो 20,000 की थी, फर्स्ट कॉल कितने की थी? 20,000 की। टू कॉल इन एडवांस क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट करेंगे, बिकॉज लायबिलिटी है मेरी, एडवांस में मिल रहा है पैसा। कितना? 2400 रुपए। क्लियर है भाई? पक्की बात? कॉल इन एरियर भी आ गया, कॉल इन एडवांस भी आ गया। डन। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं, कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस का। जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है ना, सेम क्वेश्चन अगर थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट बनाएगा बोर्ड, तो ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, बिकॉज ये टॉपिक जो है बहुत सारे बच्चे सीरियस लेते ही नहीं है इस टॉपिक को। कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, आप जब भी घर पे रिवाइज करोगे ना तो ये टॉपिक को कंसीडर ही नहीं करते आप मेन कौन से टॉपिक उठाते हो? पहले अदर देन कैश, उसके बाद फॉरफीचर, रीइशू, और फिर फॉरफीचर, रीइशू प्लस प्रोराटा। आप ये 4 टॉपिक तो उठाते हो। कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरियर का टॉपिक आप देखते ही नहीं। तो इसलिए बोर्ड को अगर थोड़ा बहुत पेपर जो है डिफिकल्ट बनाएगा तो वो ये वाला टॉपिक में से डाल देगा, ठीक है। चलो एंट्री नंबर 7 क्या है भाई? फर्स्ट सेकंड कॉल की एंट्री आ गई।
10,000 शेयर है, 3 रुपए का सेकंड कॉल है, कितना अमाउंट आएगा 30,000, एंट्री क्या पास होगी, सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब मैंने ना यहाँ पे 8 एंट्री के अंदर 8 जो एंट्री है रिसीव्ड की सेकंड कॉल की, दोनों कराए हैं केस। दोनों कौन से केस हो गए, पहला तो जो क्वेश्चन के हिसाब से चल रहा है, क्या कि भाई जो सोहन है उसने मुझे सेकंड कॉल नहीं दिया, ठीक है। सेकंड केस क्या बन सकता है कि सोहन ने क्या करा, फर्स्ट कॉल तो नहीं दिया था बट सेकंड कॉल के टाइम पे उसने फर्स्ट कॉल भी दे दिया। तो यहां मैंने स्टार मार्क करके क्या लिखवाया है, इफ सोहन पेड हिज ड्यूज ऑन, क्लियर। तो पहले तो अभी हम 8th देखते हैं जो नॉर्मल क्वेश्चन के हिसाब से 10,000, भाई यहां पे ध्यान देना, 10,000 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, 30,000 रुपए हो गया। 30,000 में से जो मुझे पैसे मिलने हैं, मुझे पहली बात तो शाम के कितने शेयर है, मल्टीप्लाई 3 मिल चुके ना, कि दोबारा मिलेंगे, माइनस कर दो। ये क्या है बेटा, एडवांस, समझ में आई बात। और सोहन के कितने शेयर है, 500, मल्टीप्लाई 3, उसने मुझे यहां पर नहीं दिया, तो वो क्या करेंगे, माइनस 1500 माइनस कर दिया, तो 21,600 26,100 रुपये आ गया, 26,100। तो बैंक में कितना है, 26,100। फिर कॉल इन एरियर भी डेबिट होगा कितने से, 1500 से। अब जो मैंने ऊपर कॉल इन एडवांस अकाउंट ओपन करा था, यहां पर क्रेडिट करा था ना, अब सेकंड कॉल के टाइम पे उसको डेबिट कर दूंगा, क्लोज करूंगा ना भाई इसको मैं। जो मैंने पहले लायबिलिटी क्रिएट करी थी अपनी, सेकंड कॉल रिसीव्ड का जब टाइम आएगा तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, मेरी खत्म हो जाएगी ना, नई बात क्लियर। फॉर एग्जाम्पल सोचो एक बारी, आपको ना इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, क्या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपको ना यहां पर कमीशन मिलती है 8,000 रुपए की हर साल। 2023 में आपको यहां पे कमीशन जो है वो 10,000 रिसीव हुई, कितनी रिसीव हुई, तो आपने यहां पर एंट्री क्या पास करी, आपने 2 एंट्रीज पास करी, ठीक है। पहली एंट्री क्या पास करी, एक तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, और फिर आपने सेकंड कितने रुपए, 10,000 रुपए। फिर आपने सेकंड एंट्री क्या पास करी, हाँ जी, कमीशन डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कितने रुपए यानी कि आपने अपनी 2,000 रुपए लायबिलिटी बना ली है कि नहीं बनाया। अब भाई अब सुनना ध्यान से, अब 2024 में आपको यहां पर कमीशन कितनी रिसीव होनी चाहिए ये बताओ, है बेटा, अरे 8,000 क्यों होगी, 6,000 नहीं होगी क्या, कितनी रिसीव होगी, 6,000 रिसीव होगी ना। तो आप ये बताओ, सुनो, आप कैश अकाउंट डेबिट कितना करोगे, 6,000। फिर जो आपने कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट अपना क्या करा था, लायबिलिटी बनाया था, खत्म हो गई लायबिलिटी 2,000 से, और कमीशन आपकी इनकम कितनी होगी, 8,000 ही तो होगी यार। तो जब वो टाइम आ जाता है जिस टाइम का एडवांस मुझे मिला था, अगर वो टाइम आ गया तो उस टाइम पे क्या होगा, जो लायबिलिटी मैंने क्रिएट करी थी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये समझ में आई बात कि नहीं आई। तो इसलिए कॉल इन एडवांस अकाउंट जो मैंने पहले ओपन करा था, लायबिलिटी बनाया था, वो यहां पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। कोई डाउट। अब आ जाओ 8th एंट्री पे, यानी कि यहां पे कौन सी एंट्री बात कर रहे हैं हम लोग, अगर सोहन जो है जिसने मुझे फर्स्ट कॉल नहीं दिया था, उसने मुझे सेकंड कॉल पे फर्स्ट कॉल भी दे दिया, सेकंड कॉल पे क्या दे दिया उसने। अब यहां पे पहले ये वाला पॉइंट समझना, वर्किंग समझना, 10,000 शेयर मल्टीप्लाई 3, 30,000 मिलेंगे हमें, लेकिन माइनस करूंगा मैं किसके, शाम के, जो मुझे एडवांस मिल चुके थे, 800 मल्टीप्लाई 3, 2400 जो एडवांस मिले थे माइनस कर दिए। अब मैं यहां पे प्लस कर दूंगा जो मुझे सोहन का फर्स्ट कॉल का पैसा मिला है, 500 मल्टीप्लाई 2 रुपए मिला है ना मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा सोहन का, 1000 प्लस कर दिया, कितना आया, 28,600। यहां तो कोई डाउट। अब एंट्री कैसे पास करेंगे समझना, बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो गया, 28,600, क्लियर। अब जो कॉल इन एडवांस अकाउंट मैंने अपने क्रेडिट करा था, वो क्या करूंगा, यहां पर क्लोज कर दूंगा इसको। सेकंड कॉल कितने का, 30,000 का। अब कॉल इन एरियर जो मैंने अपना अकाउंट ओपन करा था फर्स्ट कॉल के टाइम पे डेबिट करा था ना, उसको क्या करूंगा, यहां पर क्रेडिट करूंगा, क्लोज कर दूंगा। अगर वो पैसा मिल जाएगा तो क्रेडिट करूंगा ना बेटा, और वो पैसा नहीं मिलता तो क्या करता हूं, अगर सेकंड कॉल का भी पैसा नहीं मिला होता मुझे, तो अब ये बताओ कॉल इन एरियर जो है वो 1500 है, और ऊपर कितना था कॉल इन एरियर,
कॉल इन एरियर अकाउंट मेरा यहाँ पे डेबिट पहले फर्स्ट कॉल से कितना था 1000 और सेकंड कॉल से कितना है तो ये कॉल इन एरियर अकाउंट मेरा क्लोज कहां पे होता है जब मैं शेयर फॉरफिट करता हूं। जब मैं शेयर क्या करता हूं, अगर मैं सोहन के शेयर फॉरफिट कर दूंगा तो क्या एंट्री पास होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, और टू क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, कॉल इन एरियर। नहीं समझ में आई बात, हाँ जी समझ में आई बात। तो कॉल इन एरियर अकाउंट क्या करूंगा भाई, क्रेडिट करूंगा। अब आपने देखा होगा सैंपल पेपर जो हमने आपको दिया था सॉल्व करने के लिए, उसके अंदर आपने देखा कि एक दो क्वेश्चन में फॉर फीचर अकाउंट भी पूछा हुआ है बनाने को, है ना। तो ऐसे आपको कॉल इन एरियर अकाउंट भी आ सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, अकाउंटिंग आनी चाहिए हमें, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तो लेजर तो बना ही लोगे। क्लियर भाई, कोई दिक्कत यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फटाफट देखते हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, हाँ जी। अब यहां पर हमारे पास चार अलग अलग पॉइंट है। पहला है एसेट, दूसरा है बिजनेस, तीसरा है अंडरराइटर, चौथा है प्रोमोटर। यानी कि अगर हमने एसेट लिए उसके बदले में शेयर दे दिए, बिजनेस खरीदा किसी का उसके बदले में शेयर दे दिए, अंडरराइटर या प्रोमोटर से सर्विस ली उसके बदले में शेयर दे दिए। अब यहां पर इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर गिवन नहीं है कि हमने कितने शेयर दिए हैं, तो वो हमें निकालने पड़ते हैं। उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, हाँ जी क्या फॉर्मूला है, परचेज कंसीडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, हमने 1,20,000 की मशीन खरीदी और 10 रुपए की एक मशीन, 10 रुपए का एक शेयर है। एक शेयर कितने का है, यानी कि हमने 1,20,000 की मशीन खरीदी, उसके बदले में शेयर दिए जिसकी एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है। अब कितने शेयर दिए वो हमें गिवन नहीं है। पहला है पार पे दिया, दूसरा है प्रीमियम पे दिया। डिस्काउंट पे तो हम दे ही नहीं सकते। जैसे कि डिबेंचर में अगर क्वेश्चन होता तो डिबेंचर में क्या होता है, यहाँ पे सी पार डिस्काउंट का भी हो सकता था, बट शेयर में क्या डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है, नहीं है। तो भाई पहला जो हमारे पास पार वैल्यू वाला क्वेश्चन है उसमें एंट्री क्या रहेगी, पहली एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट टू XYZ जिसका नाम था जिससे हमने खरीदा, कितने रुपए आ गया, 1,20,000। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर जिससे हमने मशीन खरीदी है उसका नाम गिवन नहीं है, क्या लिखते हैं, वेंडर। फिर सेकेंड एंट्री क्या होगी बेटा, अच्छा पहली एंट्री ना दोनों केस में सेम रहेगी, सेकेंड एंट्री है दोनों केस में क्या रहेगी, अलग। बिकॉज सेकेंड एंट्री कौन सी होगी, इशू की। पहली एंट्री तो एसेट रिसीव करने की हो गई ना, सेकेंड एंट्री क्या होगी, इशू की। सेकेंड एंट्री क्या पास होगी, वेंडर यानी कि XYZ अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर हमने पार पे करा इशू तो, और प्रीमियम पे करा तो क्या होगा, XYZ अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब नंबर ऑफ शेयर पार वैल्यू के अंदर तो निकालो या ना निकालो फर्क नहीं पड़ता कुछ। क्यों फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जितने हमें पैसे देने हैं किसको, वेंडर को, उतने के तो शेयर देंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। लेकिन जहां पर मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना हो कि भाई 1,20,000 जो मुझे देने हैं उसमें से कैपिटल की वैल्यू कितनी है और प्रीमियम की वैल्यू कितनी है, जब मुझे यहां पर बाइफरकेट करना होगा तब मुझे क्या चाहिए होगा, नंबर ऑफ शेयर्स। तो उसके लिए परचेज कंसीडरेशन कितना है मेरा, 1,20,000 डिवाइड करेंगे इशू प्राइस से। इशू प्राइस कितना है, 12। इशू प्राइस क्या होता है, हमने कितने रुपए में इशू करा, 10 रुपए का वैल्यू था, 20% का प्रीमियम है, तो 12 रुपए हो गया। कितना आ गया, 10,000 शेयर। तो भाई यहाँ पे शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 10,000 मल्टीप्लाई 10, 1,00,000, और प्रीमियम में कितना आएगा, 10,000 मल्टीप्लाई 2, 20,000। कोई डाउट। अब अगर हम लोगों ने भाई यहाँ पर एसेट खरीदा, भाई क्या खरीदा हमने कोई, तो अगर यार एसेट खरीदेंगे हम लोग तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है जो हमें ध्यान देना है, वो क्या है, अगर एसेट की वैल्यू ज्यादा है, डेबिट साइड की वैल्यू अगर ज्यादा है और क्रेडिट साइड की वैल्यू अगर क्या है बेटा, कम है, तो हम क्या मानेंगे उसको, कैपिटल रिजर्व। लेकिन अगर क्रेडिट साइड की वैल्यू ज्यादा है और डेबिट साइड की वैल्यू क्या है, कम, तो क्या लेंगे, गुडविल। ध्यान रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 जो है उसके अंदर देखो 45 लाख रुपए के एसेट थे मेरे पास, लाइबिलिटी थी 6,40,000 की, और मैच्योर लिमिटेड यानी कि जिससे हमने उसका बिजनेस खरीदा है उसको हमने कितने पैसे देने हैं, 36 लाख रुपए देने हैं, जो परचेज कंसीडरेशन मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो मैंने यहाँ पे देखा यार 6,40,000 प्लस 36 लाख,
कितना हुआ 42,40,000 हुआ, लेकिन डेबिट साइड में कितनी वैल्यू है 45 लाख। डिफरेंस कितने का है 2,60,000 का डिफरेंस मेरा क्रेडिट साइड में आ रहा है, क्रेडिट साइड कम आया। बात क्लियर? तो क्रेडिट साइड कम है तो क्या लिखेंगे कैपिटल रिजर्व, बाकी सेकेंड एंट्री तो क्या रहेगी सेम। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो क्या है कि यार यहां पर अगर हम लोगों ने जो परचेज कंसिडरेशन हमें पे करनी है ना, उसमें से अगर कुछ अमाउंट हमने या तो कैश दे दिया, या हमने बैंक ड्राफ्ट एक्सेप्ट करा, या हमने कोई बिल एक्सेप्ट करा, तो उस केस में परचेज कंसिडरेशन उतने वैल्यू से कम हो जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमने 1.5 लाख रुपए का क्या दिया है, चेक दिया है। क्या दिया है बेटा? चेक। तो परचेज कंसिडरेशन कितना होगा 36 लाख नहीं होगा, 36 लाख में से क्या करेंगे 1.5 लाख रुपए का जो हमने चेक दिया है ना वो माइनस कर देंगे। क्लियर? तो कितना होगा 34,50,000। ये तो आपके लिए बहुत बढ़िया है कि हम रिवीजन क्लास के अंदर हमने कल ही ये कॉन्सेप्ट करा था, डिबेंचर में बिल्कुल सेम था, और आज शेयर कर रहे हैं वो भी एकदम सेम है। क्लियर है? तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए ये वाला पॉइंट। कोई डाउट है भाई? पक्की बात है? क्लियर है कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट जो है वो अपना अंडरराइटर प्रोमोटर आ गया, अंडरराइटर एंड प्रोमोटर। अब अंडरराइटर को अगर हमने शेयर देने हैं तो उसका एक्सपेंस का नाम क्या है अंडरराइटिंग कमीशन। अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, डायरेक्ट शेयर कैपिटल नहीं कर सकते, पहले हमें दिखाना पड़ेगा कि हमें ये देने किसको है। तो अंडरराइटिंग कमीशन डेबिट टू अंडरराइटर, फिर अंडरराइटर डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर है भाई? अब अगर हमें प्रोमोटर को देने हैं शेयर्स, किसको देने हैं, तो क्या एंट्री पास होगी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस मानेंगे। क्या मानेंगे? इनकॉर्पोरेशन डेबिट टू प्रोमोटर, फिर प्रोमोटर डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये हमारा बेसिक था शेयर्स का, जो डिबेंचर्स में भी है, सेम कॉपी एंड पेस्ट, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है? सेम डिबेंचर्स में भी है ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा। अब हमें जो करना है वो क्या करना है, इसके आगे फर्दर चीज क्या है कि भैया अगर किसी शेयर होल्डर ने हमें पैसा नहीं दिया तो हमारे पास क्या राइट है, क्या राइट है हमारे पास, उसके शेयर फॉरफिट करने का राइट है। ठीक है? जितने शेयर्स हैं उसके पास वो वापस ले ले, और जितना उसने मुझे पैसा दिया है उस शेयर्स पे वो जब्त कर लूं मैं। ठीक है? फॉर फीचर का मतलब होता है बेसिकली जब्त करना, और जब्त क्या करते हैं हम लोग, जो मुझे पैसा मिल चुका है वही तो जब्त करोगे। बात क्लियर? और जो शेयर्स हैं उसके पास वो वापस ले लो। क्लियर? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, शेयर फॉर फीचर विदाउट प्रीमियम। ठीक है? शेयर फॉर फीचर एंड रीइश्यू विदाउट प्रीमियम। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा होगा, शेयर फॉर फीचर एंड रीइश्यू विद प्रीमियम। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो कौन सा है, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स विदाउट प्रीमियम। तो यार यहाँ पर अगर कोई शेयर होल्डर हमें कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं पे करता तो हमारे पास राइट है कि हम उसके शेयर वापस ले सकते हैं। ठीक है? और जो उसने हमें पैसा दिया है वो हम जब्त कर सकते हैं, फॉरफिट कर सकते हैं। तो आप ये बताओ कि यार हम फॉरफिचर की एंट्री क्या पास होनी चाहिए। एग्जाम्पल है कि एक राम है, उसके पास 1000 शेयर है और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है। 2 3 2 3 2 रुपये एप्लीकेशन, 3 रुपये अलॉटमेंट, 2 रुपये फर्स्ट कॉल, 3 रुपये सेकेंड कॉल। ठीक है? उसने हमें यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड कॉल पे नहीं करा, ध्यान देना यहाँ पे आवाज नहीं, फर्स्ट और सेकेंड कॉल उसने हमें यहाँ पे नहीं करा। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट हमें रिसीव हो गई है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, आप ये बताओ। पहली बात कि यार सेकेंड कॉल तक हमने वेट करा, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये, कहाँ तक वेट करा हमने, सेकेंड कॉल तक, यानी कि लास्ट तक वेट करा कि क्या पता सेकेंड कॉल के टाइम पे वो हमें फर्स्ट कॉल का पैसा दे दे। लेकिन उसने सेकेंड कॉल पे नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, अपना राइट यूज़ करेंगे, उसके शेयर फॉरफिट कर देंगे। तो यहाँ पर जब मैंने सेकेंड कॉल तक एंट्री पास करी होगी तो मैंने शेयर कैपिटल पूरे 10 रुपये की लाइबिलिटी मानी होगी। जल्दी बताओ, जब मैंने सेकेंड कॉल की बैंक की एंट्री तक वेट करा है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 7th एंट्री के अंदर शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करा है सेकेंड कॉल से। तो इसका मतलब मैंने पूरे 10 रुपये
राम के पूरे 10 रुपए की लाइबिलिटी मानी, क्रेडिट करी, तो मैं अब यहां पर डेबिट करूंगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 10। ये समझ में आई बात कि नहीं आई? अगर हम लोग लास्ट तक वेट करेंगे तो कैपिटल अकाउंट डेबिट पूरे 10 रुपए ही होंगे, यानी कि पार वैल्यू ही होगी। क्लियर? अगर यहां पर हम लोग ये बोलते कि यार सेकंड कॉल हमने रिसीव नहीं हुई और सॉरी फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई और सेकंड कॉल हमने नहीं मंगाई, नॉट मेड, इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट कॉल जब उसने पे नहीं करी, हमने उसके बाद उसके शेयर फॉरफिट कर दिए। तो यहां पर आप मुझे बताओ कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट मैं कितने से करूंगा? 7 रुपए से करूंगा, बिकॉज कॉल्ड अप वैल्यू यहां पे अब कितनी आ गई? 7। जब भी देखो क्वेश्चन में आपको ना सबसे पहले ये देखना है कि हमने कितने पैसे मंगाए हैं। फॉर फ्यूचर और री इशू का क्वेश्चन जब आता है ना, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि हमने कितने पैसे मंगाए हैं। ठीक है, वो देख लिया आपने। अगर हमने पूरे मंगाए तो बहुत बढ़िया, अगर हमने कम मंगाए तो आपने वो कम वैल्यू पे देखना है। फिर अब ये 7 रुपए मंगाए, फिर 7 रुपए में से आपको कितने मिल गए और कितने नहीं मिले, फिर आपको वो ढूंढना है। डायरेक्ट आप ये मत ढूंढा करो कि कितने मिले हैं और कितने नहीं मिले। समझ में आई बात? हम लोग फॉर फ्यूचर के क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट पता क्या ढूंढते हैं कि उसने हमें कितने रुपए नहीं दिए या कौन सी कॉल उसने हमने पे नहीं करी। समझ में आई बात? लेकिन उससे पहले हमें क्या देखना है कि हमने मंगाए कितने। अगर आप लोगों ने पहले सबसे पहले क्वेश्चन में ये देख लिया ना कि हमने कितने मंगाए, तो क्वेश्चन आपका बड़ा स्मूथ चलेगा। 3 एंट्रीज ही पास होती हैं। पहली एंट्री कौन सी होगी? फॉरफीचर की। फिर वो जो हमने शेयर्स वापस ले लिए, वो पुराने शेयर्स हैं, उनको हम लोग दोबारा से रीइशू कर सकते हैं मार्केट के अंदर। तो अगर हमने वो रीइशू कर दिए तो सेकेंड एंट्री कौन सी होगी? रीइशू की होगी। और थर्ड एंट्री कौन सी होगी? कैपिटल रिजर्व की होगी। कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास फॉरफीचर से जो प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद अगर हमने वो शेयर फॉरफिट जो हमने शेयर फॉरफिट करे थे उनको रीइशू कर दिया, तो रीइशू के टाइम पे जो नुकसान हुआ वो माइनस कर दिया हमने प्रॉफिट में से, और जो बैलेंस बचेगा वो कहां डालेंगे? कैपिटल रिजर्व। सिर्फ मात्र 3 एंट्रीज पास होनी है। ध्यान क्या रखना है? सबसे पहली बात, फॉरफीचर के टाइम पे हमने कितने पैसे मंगाए। अगर हमने सारे पैसे मंगाए हैं तो शेयर कैपिटल में डेबिट कितने रुपए होगा? पार वैल्यू। कितने होगा? पार वैल्यू। लेकिन अगर हमने सेकंड कॉल नहीं मंगाई या फर्स्ट कॉल नहीं मंगाई, अलॉटमेंट तक हम सीमित रह गए, तो हमने शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप वैल्यू देखनी। क्या देखनी है? ये समझ में आ गई बात? कोई डाउट तो नहीं है? अब यहां पर हम लोग शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट आएगा? शेयर फॉरफीचर में कितने पैसे मिल गए भाई हमें? वही अपने आते हो, दोनों नहीं मिली ना हमें। हाँ, कितने मिले हमें? 5 मिले, तो कितना आ गया? 5000 रुपए। बात समझ में आई? 1000 मल्टीप्लाई बाय 5। और कॉल इन एरियर में कितना आएगा? अच्छा, कॉल इन एरियर लिख सकते हो आप, या फिर क्या लिख सकते हो और में 2 फर्स्ट और 2 सेकेंड, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है मेन क्वेश्चन पे। मेन मतलब इशू की एंट्री में। अगर सपोज क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट बोला गया कि आपको फॉरफीचर की एंट्री पास करनी है, तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हो यार आप। क्लियर? आप कॉल इन एरियर भी लिख सकते हो, आप फर्स्ट और सेकंड कॉल भी लिख सकते हो। लेकिन हाँ जी, अगर मुझे यहां पे क्वेश्चन में देखो ये गिवन है, हम जो शेयर फॉरफिट कर रहे हैं ना, फॉरफिट जो हम शेयर्स कर रहे हैं वो कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 500, 1000 लिखते हैं 1000। ठीक है, एक शेयर कितने का है? 10 का। ये हमें गिवन होगा 10 का शेयर है। क्लियर? हम ये शेयर फॉरफिट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज 3 रुपीज पर शेयर नॉट रिसीव्ड। अभी 3 रुपए जो हमें नहीं मिला, वो क्या नहीं मिला वो हमें गिवन नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे? इसको क्या लिखोगे? कॉल्स इन एरिया। तो आपको लिखना पड़ेगा। तो आप इसको आप सेकंड कॉल या फाइनल कॉल नहीं मान सकते भाई। क्या लिखोगे? कॉल इन एरिया। समझ में आई बात? क्लियर है पॉइंट?
चलो तो कॉल इन एरियर लिखोगे तो क्या करेंगे हम लोग, 1000 मल्टीप्लाई क्या नहीं मिला हमें फर्स्ट और सेकंड, कितना हो गया 5000, या अगर आप अलग अलग लिखोगे तो फिर कितना आएगा 2000 और 3000। ठीक है बेटा, क्लियर है पॉइंट। अब आ जाओ कौन से पॉइंट पे, रीइशू पे। ठीक है, अब रीइशू का क्या केस है, सुनो ध्यान से। अगर हम लोग यहां पर 10 रुपए का शेयर है और हमने 10 रुपए में बेचा, यानी अपना शेयर की वैल्यू कितनी मानी 10 रुपए मानी, बट वो बिका 8 रुपए में है, कितने में बिका है, तो 2 का नुकसान हो गया। तो अगर हमने रीइशू के टाइम पे नुकसान झेला है तो क्या एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर। और अगर 10 रुपए का शेयर माना बट वो बिका 11 में, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, हो सकता है ये। तो अगर हमारे पास रीइशू के टाइम पे प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है बेटा, प्रॉफिट, तो क्या एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, लॉस है तो शेयर फॉरफीचर में डेबिट करेंगे, प्रॉफिट है तो शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट नहीं करेंगे। जब भी जो हमने शेयर माना है उससे ज्यादा पे, उससे अगर ज्यादा पे हमने बेचा है ना, तो उसको हमेशा प्रीमियम कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है, प्रीमियम। क्लियर। अब यहां पे आप एग्जांपल समझना मेरे कुछ। ठीक है, अभी हम लोग यहां पे क्या मान रहे हैं, इसको फुली कॉल्ड अप। ठीक है, हमने 10 रुपए 10 रुपए पूरे मंगाए। क्लियर। अच्छा, अब यहां पर क्या है, भैया 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल, 3 रुपए सेकेंड कॉल। हमें यहां पे सेकेंड कॉल रिसीव नहीं हुई, नॉट रिसीव्ड, तो हम लोग फॉरफीचर की क्या एंट्री पास करेंगे, पहले ये बताओ जल्दी से। हाँ जी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में कितने से करूंगा, मैंने बताया अभी, सारे के सारे पैसे मंगाए ना हमने, तो 1000 मल्टीप्लाई 10 होगा, कितना आ गया 10,000 आ गया। टू शेयर फॉरफीचर कितने पैसे हमें रिसीव हो चुके, मैंने आपको ये बताना भूल गया था यहाँ पे अभी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कौन से पैसे आते हैं जो मुझे रिसीव हो चुके हैं, है ना, और ये मेरा प्रॉफिट होता है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, इसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे कितने पैसे मिल गए भाई हमें, 1000 मल्टीप्लाई 7 रुपए मिल गए ना बेटा, कितना आ गया 7000। हमें क्या नहीं मिला, सेकेंड कॉल नहीं मिला। आप चाहो तो इसको कॉल इन एरियर भी लिख सकते हो। 1000 मल्टीप्लाई कितना था सेकेंड कॉल, 3 रुपए, 3000 आ गया। कोई डाउट। अब हमारे पास यहां पर 2 केस है अलग अलग। क्लियर। पहला, अगर हमने 1000 के 1000 शेयर क्या कर दिए, रीइशू कर दिए। ठीक है, एट ₹8 फुली पेड अप। ठीक है, या फिर हमने 1000 के 1000 शेयर क्या करें बेटा, रीइशू करे हैं एट ₹11 फुली पेड अप। समझ में आई बात, क्लियर। अब यहां पर आप मुझे बताओ कि इसकी एंट्री क्या पास होगी, नुकसान है या प्रॉफिट है, कितने का नुकसान है, फुली पेड अप लिखा है, तो यानी कि हमें अपने शेयर की वैल्यू कितनी माननी है, फुली पेड अप मतलब बेटा पार वैल्यू। अगर हमें फुली पेड अप गिवन है ना, तो यानी कि हमने अपने शेयर की वैल्यू कितनी मानी, पार वैल्यू मानी। पार वैल्यू कितनी है 10 रुपए, 10 रुपए का शेयर की वैल्यू मानी, बिका कितने का 8 का, तो यहाँ पे कितना आएगा 8000। 2000 का क्या हो गया नुकसान, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना डेबिट 2000, टू शेयर कैपिटल कितना 10,000। डन। अब यहां पर क्या होगा, यहां पे हमने कितने का शेयर बेचा, अपने शेयर की वैल्यू कितनी मानी, प्रॉफिट है या लॉस है, कितने का 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, बैंक में कितना आएगा 11,000, भाई 1000 मल्टीप्लाई बाय 11 का बिका है ना बेटा। कैपिटल में कितना आएगा भाई 10,000, और प्रीमियम में कितना आएगा 1,000 रुपये आएगा। ठीक है, यहां पर कैपिटलिज्म में कितना जाएगा, कैपिटलिज्म में फर्स्ट केस के अंदर
अपने पास प्रॉफिट कितने का था 7,000 का, नुकसान कितने का हुआ, तो कैपिटलिज्म में कितना जाएगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है। यहां पे हमारे पास कैपिटलिज्म में कितना जाएगा, प्रॉफिट कितने का हुआ, नुकसान हुआ कुछ, लॉस तो यहां पे कुछ हुआ ही नहीं, जीरो है ना, और प्रॉफिट हुआ है 1,000 का, तो क्या प्लस करेंगे, नहीं, बिकॉज हमने कहां पे डाला इसको, सिक्योरिटी प्रीमियम, और सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या होता है, अपना एक अलग रिजर्व होता है, तो एक रिजर्व को दूसरे रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करते, तो हम लोग 7,000 पूरा अमाउंट कहां डाल देंगे, कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। भैया समझ में आई बात कि नहीं आई, पक्की बात। अब सुनो सेकंड, और में डाल देते, चलो और में, ठीक है। अगर हम लोगों ने यहां पर 800 शेयर री इशू कर रहे हैं, कितने शेयर, वैल्यू वही 8 रुपए का दिया है हमने, फुली पेड अप। यहां पे भी हमने कितने शेयर इशू करे हैं, 800 करे हैं, ठीक है, कितने में, वही बेटा 11 में करे हैं, फुली पेड अप। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, सिर्फ कैपिटलिज्म पे पड़ेगा। कैसे, देखो आओ भाई, यहां पे बैंक यानी कि रीइश्यू की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 800 मल्टीप्लाई बाय 8 रुपए ना, 8 का शेयर बिका है मेरा, 2 रुपए का नुकसान है, तो कितना आया 6400। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कितने से होगा 1600, बिकॉज 800 शेयर हमने 2 रुपए के घाटे बेचे, और 2 शेयर कैपिटल कितना होगा 800 मल्टीप्लाई बाय 10, कितना आ गया, ये बात समझ में आएगी नहीं आई, हाँ भाई कोई डाउट। लेकिन अगर हम लोगों ने 11 रुपए में शेयर बेचा और फुली पेड अप था, तो यहां प्रॉफिट है लॉस है, भाई क्या हो गया, क्या है बेटा, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 800 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना आएगा 8,800, 2 शेयर कैपिटल 8,000 और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 800 रुपए। अब कैपिटल रिजर्व में हम लोग डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज हमने यहां पर भाई फॉरफिट कितने करे थे शेयर्स, 1000 शेयर फॉरफिट करे थे, बट रीइश्यू कितने कर रहे हैं हम लोग, 800 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं। तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा भाई, 800 शेयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आई बात, कैसे करेंगे समझना। हाँ जी, अपने पास प्रॉफिट कितना था 1000 शेयर पे, 7,000 का प्रॉफिट था, कितने का प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट एक शेयर पे कितना आएगा, कैसे होगा, 7,000 डिवाइड बाय, हाँ भाई सिमर, 1000 शेयर पे प्रॉफिट कितना है, एक शेयर पे कितना होगा, निकालना आता है ना सबको। हमें यहां पर प्रॉफिट कितने शेयर पे चाहिए, तो क्या करेंगे, 7,000 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई 800, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन चुका। इस फॉर्मूले को हम कैसे लिखेंगे, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड डिवाइडेड बाय शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय शेयर रीइश्यूड, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा अमाउंट है बेटा 5600। अब मैं कंपेयर कर सकता हूं, तो यहां पर कैपिटल रिजर्व, हाँ जी प्रॉफिट कितने का था 5600, लॉस कितने का है 1600, कितना जाएगा 4000 पे कैपिटलिज्म में चला जाएगा। यहां पर कैपिटलिज्म में कितना जाएगा, प्रॉफिट कितना था 5600, लॉस है क्या कुछ नहीं, तो पूरा 5600 रुपए जाएगा। ये प्रॉफिट को ऐड मत कर देना, दोबारा बोल रहा हूं, क्लियर है, पक्की बात। चलो अब मैं इन्हीं एग्जाम्पल में एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं। वो क्या चेंज है, मैंने यहां पर क्या करा, 2 रुपए जो फर्स्ट कॉल है वो हमें रिसीव्ड नहीं हुई, नॉट रिसीव्ड,
और सेकंड कॉल जो है 3 रुपए का, सेकंड कॉल जो 3 रुपए का है वो हमने नहीं मंगाई, नॉट। हाँ भैया जल्दी बताओ, कोई डाउट? इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, ध्यान देना, पूरा कॉन्सेप्ट आपको पूरा बता दिया। इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ फॉर फीचर की एंट्री पे इंपैक्ट पड़ेगा। कैसे? शेयर कैपिटल कितना होगा, 7 रुपए हो गया, कितना आ गया 7,000। अब फॉर फीचर में कितना मिला आपको, 5 रुपए मिला, और सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल आपको नहीं मिली ना, 2 रुपए। तो यहां पे फॉर फीचर में कितना आएगा, 5,000, फर्स्ट कॉल में। ये समझ में आई बात की नहीं है, जल्दी बताओ यार, पक्की बात? अच्छा मुझे बताओ, क्या यहां पर हम लोगों ने जो री इशू की एंट्री पास करी है उसमें कोई चेंज आएगा, या अमाउंट में भी कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। अब मैं चेंज कर देता हूं। क्या चेंज कर रहा हूं मैं? री इशू जो करा है ना हमने, वो अभी देखो, अभी जो आपके पास केस है उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, कैपिटल रिजर्व में आएगा चेंज। समझे बात? जैसे कि यहां पे 1000 शेयर हमने री इशू कितने में करे, 8 में। फुली पेड अप 10 का माना, 2 रुपए का नुकसान था, तो यहां पे हमारा प्रॉफिट कितने का था, 5 का प्रॉफिट था, 5 का था ना। अब 2 का नुकसान, 3 रुपए कैपिटल रिजर्व। यहां प्रॉफिट कितने का था, 5,000 का, नुकसान था कुछ, तो प्रॉफिट कितना जाए कैपिटल रिजर्व में, 5,000। कोई इंपैक्ट पड़ा, रीइश्यू के एंट्री को इंपैक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा? नहीं पड़ा ना, पक्की बात? अब मैं थोड़ा स्लाइड सा चेंज कर रहा हूं, वो क्या है, रीइश्यू ना हमने यहां पर करा है कितने में, 5 में। कितने में रीइश्यू करा, लेकिन उसकी पेड अप वैल्यू कितनी है, 7 रुपए। हाँ जी जल्दी बताओ, मुझे बताओ, रीइश्यू के एंट्री में इंपैक्ट आएगा? आएगा। अमाउंट पे इंपैक्ट आएगा। या बैंक में कितना आ जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 5, 5,000 आ गया। शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 7 रुपए पेड अप वैल्यू, यानी कि 7 रुपए मैंने अपने शेयर की वैल्यू कंसीडर करी है, मानी है, बट बिका कितने में है, 5 में। तो कैपिटल में कितना आएगा भैया, 7,000 आ गया। क्या कैपिटल रिजर्व में कुछ चेंज होगा? प्रॉफिट तो मैं, लॉस तो उतना ही लिया ना मैंने, पहले भी लॉस कितने का था, 2 का, अभी भी लॉस कितने का है, 2 का। कोई चेंज आया नहीं ना, 5,000 का प्रॉफिट था, 2,000 का नुकसान, 3,000 गया। ठीक है। अगर मैं यहां पे बोलूं कि भैया मैंने ना यहां पर 8 रुपए में रीइश्यू करा है और पेड अप वैल्यू जो है वो कितनी है, 7 रुपए। ठीक है, तो 1000 मल्टीप्लाई 8 रुपए बैंक में आएगा, कितना आ गया, कैपिटल में कितना आएगा, लाइबिलिटी तो मेरी 7 की है ना, मैंने वैल्यू कितनी मानी, 7 रुपए मानी ना अपनी शेयर कैपिटल की वैल्यू, कितना, 7,000, और प्रीमियम में कितना हुआ, यानी कि पेड अप वैल्यू मेरी 7 रुपए है, 8 रुपए का शेयर बिका, 1 रुपए का क्या है, प्रॉफिट। क्या है 1 रुपए का? कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख लो, सारे यही तो है आपके अंदर, बुक के अंदर। ये आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करा रहा हूं, बस एक चीज है, लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए, बाकी कॉन्सेप्ट तो यही है बेटा। अब चॉइस वाला देख लो, चॉइस में क्या है, सिर्फ चॉइस में क्या है, चॉइस में क्या है, 1000 की जगह 800 शेयर हमने क्या करे हैं, रीइश्यू करे हैं। तो बस अमाउंट में चेंज आएगा, बाकी कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, सेम। हाँ जी, कोई दिक्कत यहां पे किसी को? क्लियर है पॉइंट? अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना हमारा, वो है, हाँ जी क्या है वो, फॉरफीचर एंड रीइश्यू, फॉरफीचर एंड रीइश्यू विद प्रीमियम। हाँ जी, फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स विद प्रीमियम। ठीक है, देखो सुनो, सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल यानी कि फॉरफीचर की जो एंट्री है ना, उस पे यहां पे हमें ध्यान देना है, रीइश्यू
और कैपिटल रिजर्व में कोई भी फर्क नहीं है। जो अभी हम रेशियो कॉन्सेप्ट देख के आए हैं ना, सेम कॉन्सेप्ट यहां फॉलो होगा, बस एक फॉरफीचर के एंट्री में चेंज आएगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है हमें कि भाई अगर कोई शेयर होल्डर हमें यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता तो हमें उसके शेयर्स क्या करने हैं? फॉरफिट करने हैं। हमें अब यहाँ पर ध्यान ये देना है कि प्रीमियम अगर किसी इंस्टॉलमेंट पे है और वो इंस्टॉलमेंट उस शेयर होल्डर ने पे नहीं करी तो क्या होगा बेटा? इफ प्रीमियम इज नॉट पेड बाय शेयर होल्डर, मतलब प्रीमियम नहीं मिला ना अपने को। अगर प्रीमियम मेरा अलॉटमेंट पे है, किस पे है? और वो शेयर होल्डर ने मुझे अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी तो क्या मुझे प्रीमियम मिला? नहीं मिला। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है इस कॉन्सेप्ट का? वो ये है कि प्रीमियम अगर अलॉटमेंट पे है, किस पे है? और अलॉटमेंट शेयर होल्डर ने पे कर दिया, फर्स्ट और सेकंड पे नहीं करा, तब भी फॉरफिट करेंगे ना शेयर। लेकिन उस केस में क्या होगा कि हमें प्रीमियम मिल चुका होगा। तो यहां पे क्या होगा? या तो प्रीमियम मिला है या प्रीमियम नहीं मिला, या तो प्रीमियम मिला है या प्रीमियम, ये आपको क्लियर है पॉइंट? अगर हमें यहां पे प्रीमियम नहीं मिला तो केस नंबर 1 हुआ इफ प्रीमियम इज नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर। सेकेंड केस इफ प्रीमियम इज पेड बाय द शेयर होल्डर। तो यहां पे फटाफट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। 10,000 शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, 20% का प्रीमियम यानी कि 2 रुपए का प्रीमियम है। 2 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल, 3 रुपए सेकेंड कॉल। 2 लड़के हैं यहां पर, एक तो राम और एक श्याम। तो जो राम है उसके पास 1000 शेयर है, उसने हमें अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड नहीं दिया। सिमर, उसने मुझे अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड नहीं दिया। प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट पे है? किस पे है भाई? और राम ने मुझे अलॉटमेंट नहीं दिया, तो क्या मुझे प्रीमियम मिला? तो केस 1 हो गया इफ प्रीमियम इज नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर। समझ में आई बात? सेकंड, श्याम जिसके पास कितने शेयर है? 500, उसने हमें यहां पर फर्स्ट और सेकंड नहीं दिया, क्या उसने मुझे अलॉटमेंट दे दिया? दे दिया। प्रीमियम किस पे था? अलॉटमेंट पे, वो मुझे रिसीव सेकंड। ये वाला श्याम जो है वो कौन से पॉइंट में आएगा? सेकंड पॉइंट में आ जाएगा इफ प्रीमियम इज पेड बाय द शेयर होल्डर। एंट्री समझते हैं अब राम की, पहले राम की समझते हैं। राम के शेयर कितने फॉरफिट करने हैं हमने? 1000। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होगा बेटा? हमने सेकंड कॉल तक का वेट करा ना, 10 रुपए से होगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना होगा? 1000 मल्टीप्लाई 10, 10,000 हुआ। 2 शेयर फॉर फीचर, हाँ जी 2 शेयर फॉर फीचर, 1000 मल्टीप्लाई कितने मिले? सिर्फ एप्लीकेशन मिला ना 2 रुपए, 2000 रुपए हो गया। 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितना है? 5 रुपए, तो 1000 मल्टीप्लाई 5, 5000। 2 फर्स्ट कॉल कितना है? 2 रुपए, तो 1000 मल्टीप्लाई 2, 2000। 2 सेकेंड कॉल कितना है? 3 रुपए, 1000 मल्टीप्लाई 3, 3000। बात क्लियर? कोई डाउट? यहां पे आप देखोगे तो यार टोटल आपका क्रेडिट साइड में 12,000 आ रहा है, लेकिन डेबिट आपने सिर्फ कितना करा है? 10,000। अब यहां पे 2,000 रुपए का जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ना, वो आपको डेबिट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि आपने अलॉटमेंट की एंट्री में, भाई यहां पे ध्यान देना जरा, थर्ड एंट्री के अंदर ना सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आपने क्रेडिट करा है कि नहीं करा? यानी कि आपने अपना प्रॉफिट मान लिया था, लेकिन क्या आपको प्रॉफिट मिला राम का? हाँ जी, राम का प्रॉफिट मिला आपको, तो आपने जो प्रॉफिट माना था उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहां पे हम रिवर्स कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम को। तो अगर हमें प्रीमियम रिसीव नहीं होता तो हम डेबिट भी करेंगे और अलॉटमेंट में दिखाएंगे भी। यानी कि 2,000 रुपए जो प्रीमियम का जितना अमाउंट है ना, वो हमारा डेबिट साइड भी आएगा और क्रेडिट साइड भी आएगा। ये क्लियर है पॉइंट? जल्दी बताओ, कोई डाउट? अब अगर प्रीमियम रिसीव नहीं होता, सॉरी रिसीव हो जाता है, अगर प्रीमियम हमें रिसीव तो क्या होगा भाई? समझना ध्यान से। शाम के कितने शेयर्स थे? 500। कितने थे? 500। ध्यान है, कितने शेयर्स थे? 500। शेयर कैपिटल 500 मल्टीप्लाई कितना? यहां भी हमने 10 रुपए तक वेट करा तो फुली कॉल्ड अप है, 10 रुपए आएगा, 5000 आ गया। 2 शेयर फॉर फीचर, यहां पे समझने वाली बात है। मुझे यहां पे क्या मिला है? मुझे यहां पर एप्लीकेशन मिला है, अलॉटमेंट मिला है। एप्लीकेशन 2 रुपए है, यहां पे ध्यान देना, और अलॉटमेंट कितना है? 5 रुपए।
अलॉटमेंट वैसे 5 रुपए है ना बेटा, तो टोटल मुझे कितना रिसीव हुआ, 7 रुपए रिसीव हुआ। कितना रिसीव हुआ, जिसके अंदर 2 रुपए का प्रीमियम है। 2 रुपए का क्या है बेटा, अब प्रीमियम को मैंने थर्ड एंट्री, कौन सी थर्ड एंट्री, अलॉटमेंट वाली, उसके अंदर यहां पे दिखा रखा है ना, दिखा रखा है ना, तो 2 रुपए का हमने यहां पे प्रीमियम दिखा रखा है और वो मुझे रिसीव भी हो चुका। तो क्या मैं यहां पे दोबारा से फॉरफीचर में 2 रुपए दिखाऊंगा, बिकॉज सिक्योरिटी प्रीमियम भी प्रॉफिट है और शेयर फॉरफीचर भी क्या है, बात क्लियर। जो देखो सुनो, मुझे प्रॉफिट प्रीमियम, सॉरी अपना प्रीमियम प्रॉफिट है, प्रीमियम क्या है बेटा, प्रॉफिट है। अलॉटमेंट पे प्रीमियम मुझे रिसीव करना है, अलॉटमेंट पे प्रीमियम क्या करना है मुझे, और वो प्रीमियम को मैंने क्रेडिट कर चुका हूं और वो मुझे रिसीव भी हो चुका। बात क्लियर। मुझे यहां पर एप्लीकेशन का 2 रुपए और अलॉटमेंट का 3 रुपए वो भी रिसीव हुआ है, लेकिन एप्लीकेशन का 2 रुपए और अलॉटमेंट का 3 रुपए क्या था, लायबिलिटी था। क्या था, और वो लायबिलिटी जो मुझे रिसीव हो गई थी उसको मैं प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता हूं, लेकिन जो मैंने अपना प्रॉफिट माना था 2 रुपए का, अगर वो मिल गया तो क्या मैं उसको दोबारा से प्रॉफिट मान लूं, नहीं। क्लियर है बात, कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो अगर हमें प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो उसको हम करते हैं इग्नोर। क्या करते हैं, इग्नोर। क्लियर, उसको हटा देते हैं। तो शेयर फॉरफीचर में कितना आएगा, 500 मल्टीप्लाई 5 2500, फर्स्ट कॉल में 1000, सेकंड कॉल में 1500। बाकी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रीइश्यू का सेम, कॉल्ड अप का भी आ जाए सेम। क्लियर। एक क्वेश्चन देखो फिर फटाफट आ जाओ, देखना भाई एक बारी। मैंने ना शेयर जो फॉरफिट करे हैं वो करे हैं 1000, एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, 2 रुपए का है प्रीमियम। यहां पे ध्यान देना, अब ध्यान से, 2 3 2 3, 1 रुपए का प्रीमियम मेरा एप्लीकेशन पे, 1 रुपए का प्रीमियम, यहां पे चक्कर खा जाओगे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ठीक है। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, समझ में आई बात। फर्स्ट कॉल मुझे रिसीव नहीं हुई, नॉट रिसीव्ड। सेकंड कॉल मैंने मंगाई नहीं, नॉट मेड। हाँ भाई करें। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ क्या प्रीमियम मुझे रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। हाँ बेटा हो गया, कोई दिक्कत। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एप्लीकेशन की जगह मुझे यहां पर फर्स्ट कॉल में प्रीमियम है ना, और जो मुझे यहां पे रिसीव नहीं हुआ, अब बताओ, मतलब हुआ भी है और तो एक किसी एक पर्टिकुलर केस में तो नहीं जा रहा, ये मिक्स हो गया। ये कब होगा, जब आपके पास प्रीमियम किसी एक जगह नहीं, मल्टीपल इंस्टॉलमेंट पे है। मल्टीपल इंस्टॉलमेंट पे अगर प्रीमियम है आपका, तो आपके पास यहां पे ये पॉइंट समझने वाली बात है। अब ध्यान देना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से करूंगा ये बताओ जल्दी से, कितने शेयर हैं, 1000। मैंने क्या नहीं मंगाया यार, बोल नहीं रहे, क्या नहीं मंगाया, नहीं मंगाया ना, 3 रुपए माइनस कर दो, कितना आ गया, 7 रुपए मंगाया, 7 की लाइबिलिटी बनाई थी, 7 की लाइबिलिटी कम कर दूंगा, कितना आ गया, 7000। 2, अच्छा सिक्योरिटी प्रीमियम मुझे मिला कि नहीं मिला, हाँ जी, अलॉटमेंट का मिला और फर्स्ट कॉल का नहीं मिला। तो फर्स्ट कॉल का जो मुझे 1 रुपए का प्रीमियम नहीं मिला, अच्छा ऐसे करो यार, इसको 3 कर दो तो ज्यादा बेटर रहेगा, 2 और 1, ठीक है, डिफरेंस पता लगा पाओगे। 1 रुपए का देखो, 3 रुपए का प्रीमियम था, 2 रुपए अलॉटमेंट पे है और 1 रुपए किस पे है, फर्स्ट कॉल पे। तो 1 रुपए का जो फर्स्ट कॉल का प्रीमियम है ना, वो आपको रिसीव नहीं हुआ, तो डेबिट करोगे उसको आप, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1, कितना आ गया, 1000 आ गया, डन। 2 क्या होगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब आपको क्या मिला है, हाँ जी, एक तो एप्लीकेशन मिला है और एक क्या मिला है, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट वैसे तो 5 रुपए है, लेकिन आप कितना कंसीडर करोगे, बिकॉज 2 रुपए का जो प्रॉफिट था उसको दोबारा से करोगे क्या, नहीं, कितना आ गया,
5। 5 कैसे आया? 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट। कितना हो गया भाई? 5000 हो गया। उसके बाद 2 क्या नहीं मिला मुझे? फर्स्ट कॉल नहीं मिला ना। और फर्स्ट कॉल कितने रुपए था ये बताओ? 3 रुपए था। कितना था? कितना आ गया? 3000 रुपया। क्लियर है पॉइंट? बाकी बात? हाँ जी, लास्ट कॉन्सेप्ट शेयर कैपिटल का वो है शेयर्स इशूड ऑन प्रोराटा बेसिस। अगर हमने शेयर को प्रोराटा बेसिस पे इशू करा है, यानी क्वेश्चन के अंदर प्रोराटा है। क्या है बेटा? क्वेश्चन के अंदर प्रोराटा, और फॉरफीचर भी आ गया, रीइशू भी आ गया, तो आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये एकदम नया कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन में है क्या। आसान सा क्वेश्चन है बहुत। AB से लिमिटेड है, उसने 10,000 शेयर इशू करे हैं, 10 रुपए का शेयर है, वही अपना 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल, 3 रुपए सेकंड कॉल। 12,000 शेयर पे मुझे एप्लीकेशन मनी मिली। कितने शेयर पे? 12,000 पे। और एक्सेस मनी जो भी है ना बेटा, उसको हमने कहां पे शिफ्ट कर दिया? अलॉटमेंट में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अपने पास 2 शेयर होल्डर है, एक तो है राम और एक श्याम। राम के पास 500 शेयर है। क्या लिखा है? हु हैज 500 शेयर्स, फेल टू पे अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड। उसने सिर्फ हमें एप्लीकेशन दिया था। श्याम हु अप्लाइड, उसने अप्लाई करा था, मांगे थे कितने शेयर? 1200 शेयर। उसने हमें क्या नहीं दिया? फर्स्ट और सेकंड। क्लियर? तो ये बताओ मुझे भाई, ध्यान देना, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कोई डाउट तो नहीं? कितने शेयर पे पैसा आया? 12,000 पे। एप्लीकेशन कितना है? 2 रुपए। तो 12,000 मल्टीप्लाई 2, 24,000 हो गया। सेकेंड एंट्री एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और 2 क्या आएगा? अलॉटमेंट, बिकॉज 2,000 जो एक्सेस है उसको आपने कहां पे शिफ्ट करा है? अलॉटमेंट पे करा है ना, प्रोराटा है। तो यहां पे 24,000 आ गया। कैपिटल में कितना आएगा? 10,000 मल्टीप्लाई 2, 20,000। और शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा? 2,000 मल्टीप्लाई 2, 4,000, ठीक है। थर्ड एंट्री में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल। प्रीमियम तो नहीं है हमारे पास, ट्रांसफर की एंट्री पास करेंगे। अलॉटमेंट टू कैपिटल, कितने शेयर थे? 10,000। 12,000 नहीं आएंगे, कितने आएंगे? 10,000। एप्लीकेशन में तो 12,000 लिखेंगे, लेकिन अलॉटमेंट में कितना आएगा? 10,000, बिकॉज अलॉटेड तो हमने 10 ही करे हैं ना बेटा। तो 10,000 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ? 30,000 हुआ। कोई डाउट? अब फोर्थ एंट्री के अंदर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, 30,000 रुपए हमें मिलने हैं। 4,000 हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, माइनस करेंगे हम लोग किसके शेयर्स? राम के। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है आपने पहले, है ना, या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो आप ये कॉन्सेप्ट, तो आप क्या करोगे? मिस्टेक क्या करोगे आप? राम के कितने शेयर्स थे? 500 शेयर्स थे। कितने शेयर्स थे बेटा? 500। और अलॉटमेंट कितनी है? 3 रुपए। तो आप 1,500 रुपए माइनस कर देते। यहां पर कितना माइनस कर देते? जो कि क्या होता? गलत। क्यों गलत होता? सुनो, यहां पर राम के ना मुझे अलॉटेड शेयर गिवन है, हो सकता है राम ने मुझसे ज्यादा शेयर मांगे होते, ठीक है। जरूरी तो नहीं है ना कि राम ने मुझसे 500 मांगे, मैंने 500 दे दिए। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है ना, या प्रोराटा होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं बेटा, प्रोराटा। अगर प्रोराटा है क्वेश्चन के अंदर, तो ये पॉसिबल है कि भाई शेयर होल्डर जिसने हमें पैसा नहीं दिया, शेयर होल्डर जिसने हमें पैसा नहीं दिया, उसने ज्यादा मांगे होंगे। कितने मांगे होंगे? ज्यादा। तो हमें वो निकालना पड़ेगा। अच्छा, वो भी हमें कब निकालना पड़ेगा ये भी समझ लो। एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं। कब निकालना पड़ेगा? जब जो एक्सेस मनी का पैसा जिस इंस्टॉलमेंट में शिफ्ट हो रहा है, एक्सेस मनी का पैसा जिस इंस्टॉलमेंट में शिफ्ट हो रहा है, और अगर वो इंस्टॉलमेंट हमें नहीं मिल रही, तो हमें यहां पे वर्किंग नोट बनाना है। समझ में आई बात? जैसे 2,000 शेयर का एक्सेस एप्लीकेशन मनी 4,000 रुपए है, उसका पैसा कहां पे शिफ्ट हुआ है? अलॉटमेंट पे शिफ्ट हुआ है, ठीक है। और अगर कोई शेयर होल्डर हमें अलॉटमेंट मनी नहीं देगा, तो हम वर्किंग नोट बनाएंगे। तो हमें ये कॉन्सेप्ट को लेके आना है। अगर यहां पे क्वेश्चन में अलॉटमेंट वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, मतलब राम का पॉइंट ही नहीं है, सिर्फ श्याम का पॉइंट था। किसका पॉइंट था? तो क्या ये कॉन्सेप्ट आता? नहीं आता। ये कॉन्सेप्ट आता ही नहीं ना फिर, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट के लिए
हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एक्सेस मनी निकालना है, पर्टिकुलर सिर्फ राम का, पर्टिकुलर सिर्फ राम का क्या निकालना है मुझे, एक्सेस मनी, कि राम ने मुझे कितना एक्सेस मनी दिया है, जो मैंने उसका पैसा कहां ट्रांसफर करा है, अलॉटमेंट पे। उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा अपने को, अप्लाइड शेयर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, अलॉटेड शेयर गिवन है राम के। अलॉटेड शेयर कितने बेटा, 500। फॉर्मूला क्या पुट करेंगे, शेयर अलॉटेड टू राम मल्टीप्लाई बाय टोटल अप्लाइड डिवाइड बाय टोटल, यानी कि अगर आपको अलॉटेड गिवन है तो आप डिवाइड भी किससे करोगे, अलॉटेड से करोगे। अगर आपको अप्लाइड गिवन है तो डिवाइड भी किससे करोगे, अप्लाइड से करोगे। तो 500 मल्टीप्लाई 12,000 डिवाइड बाय 10,000। अब एक छोटा सा पॉइंट यहां पे और लेकर आ रहा हूं मैं, अगर 12,000 एप्लीकेशन जो मुझे रिसीव हुई है उसमें से अगर मैंने 500 रिजेक्ट कर दी, कितने रिजेक्ट कर दी कितनी कर दी बेटा, तो बाकी के 1500 मैंने प्रोराटा करा, तो यहां पे मैं टोटल अप्लाइड कितना लेता फिर है बेटा, अभी मैंने टोटल अप्लाइड कितना लिया, 12,000 लिया। क्यों लिया, बिकॉज रिजेक्ट नहीं था, रिजेक्ट। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर रिजेक्ट भी है, क्या है बेटा, रिजेक्ट, तो उस केस में क्या होगा भाई, रिजेक्ट वाला जो शेयर्स है ना वो हम माइनस कर देंगे अप्लाइड में से। ये ध्यान रखना पॉइंट, कॉन्सेप्ट आते हुए भी अगर आपने छोटा सा पॉइंट ध्यान नहीं रखा, पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, गलत। समझ में आई बात। तो यहां पर हम लोगों ने क्या करा, टोटल अप्लाइड 12 था, 12 लिया, डिवाइड टोटल अलॉटेड कितना है 10, कितने शेयर्स आ गए 600। अब वर्किंग नोट नंबर 2, एप्लीकेशन मनी मुझे राम की कितनी मिली, 600 पे मिली ना, कितने मिली, 600 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ 1200, माइनस मैंने रिटेन कितना करा, 500 मल्टीप्लाई 2 कितना 1000, तो एक्सेस कितना हो गया, कहां शिफ्ट करूंगा, अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट मनी मुझे कितनी मिलनी है राम से, 500 मल्टीप्लाई 3 1500, और एक्सेस कितना है 200, माइनस करूंगा तो मुझे अलॉटमेंट कितना रिसीव नहीं हुआ, भाई समझ में आई बात। तो 1300 रुपए ही माइनस करूंगा मैं वर्किंग नोट नंबर 3 से उठाकर एंट्री 4 में। एंट्री नंबर 5 फर्स्ट कॉल की, कितने शेयर्स थे 10,000, फर्स्ट कॉल कितनी है 2 रुपए, तो 10,000 मल्टीप्लाई 2 20,000। एंट्री नंबर 6 पे ध्यान देना। अब एंट्री नंबर 6 के अंदर हम लोग यहां पर राम के पैसे भी माइनस करेंगे और शाम के पैसे भी माइनस करेंगे, ठीक है। राम के शेयर्स कितने थे 500 थे, 500 मल्टीप्लाई 2 1000 माइनस कर दूंगा। लेकिन शाम के ना मुझे अप्लाइड शेयर गिवन है यार, मुझे यहां पे क्वेश्चन के अंदर भाई समझना, शाम के मुझे 1200 शेयर कौन से गिवन है, तो मुझे यहां पे क्या निकालना पड़ेगा, हाँ जी अलॉटेड शेयर निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहां पे पता ही नहीं कि हमने शाम को कितने शेयर्स अलॉट करे हैं, तो उसके लिए मुझे यहां पे वर्किंग नोट नंबर 4 बनाना पड़ेगा। अलॉटेड शेयर शाम के 1200 शेयर भाई अलॉटेड है, ठीक है, 1200 शेयर अप्लाइड है, सॉरी 1200 शेयर क्या है बेटा, तो डिवाइड भी किससे करूंगा, अप्लाइड, अपोजिट हो गया ना, डिवाइड किससे करूंगा अप्लाइड, और ऊपर कितना आएगा अलॉटेड आएगा। कितने शेयर्स आ गए 1000, तो यहां पर हम लोग शाम में 1000 मल्टीप्लाई 2 2000 पे माइनस कर देंगे। क्या हमने राम के जो वर्किंग नोट नंबर 2 और 3 बनाया था, क्या शाम में बनाना जरूरी है, क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि एक्सेस मनी कहां शिफ्ट हुई थी, अलॉटमेंट पे, और शाम ने मुझे अलॉटमेंट मनी पे कर चुका हूं, वो सेटलमेंट हो चुकी है। वर्किंग नोट नंबर 2 और 3 कब बनाते हैं, जब शेयर होल्डर मुझे क्या पे नहीं करेगा, कौन से इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेगा, जिस इंस्टॉलमेंट पे हमने एक्सेस मनी शिफ्ट करी है। नहीं बात समझ में आई। अगर कोई शेयर होल्डर मुझे इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता, कौन सी इंस्टॉलमेंट, जिस इंस्टॉलमेंट पे क्या शिफ्ट हुई है एक्सेस मनी, तो मैं जाके वर्किंग नोट बनाऊंगा, अदरवाइज क्या करूंगा इग्नोर। बात क्लियर। ये तो हमारे बेसिक एंट्रीज हो गई। अब आ जाओ फॉरफीचर की एंट्री पे। फॉरफीचर की एंट्री में राम की एंट्री पास करने पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हमने लास्ट तक वेट करा, उसका 500 मल्टीप्लाई 10 5000 आ गया। अब सुनो, फॉरफीचर में
कौन सा अमाउंट आता है जो हमें रिसीव हो जाता है? वैसे तो हमें 500 मल्टीप्लाई 2 रिसीव हुआ है 1000 रुपए देखा जाए तो, लेकिन हम कितना लिखेंगे? 1200। 1200 कहां से आया? वर्किंग नोट नंबर 2 से आया। देखो ऊपर वर्किंग नोट नंबर 2 में मुझे 1200 रुपए मिले बेटा आराम से। एक्सेस मनी जो 200 मिली है वो भी तो मैं जब्त करूंगा अपने पास, वापस कर दूंगा 200 रुपए। जल्दी बताओ, जितना मुझे पैसा रिसीव हुआ है उतना ही तो जब्त करूंगा। तो मुझे कितना रिसीव हुआ है? 1200। क्लियर? तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप वर्किंग नोट से क्या करोगे? कॉपी एंड पेस्ट। वर्किंग नोट नंबर 2 से आप क्या देखोगे कि आपको कितना पैसा मिला, और वर्किंग नोट नंबर 3 से क्या देखोगे? आपको कितना अलॉटमेंट नहीं मिला। तो कितना नहीं मिला अलॉटमेंट? 1300। तो यहां पे आप क्या लिखोगे बेटा? अलॉटमेंट में 1300। वैसे आप कितना लिखते? 500 मल्टीप्लाई 3 लिखते। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो आप क्या करते? 500 मल्टीप्लाई 2 फॉरफीचर में 1000 लिख देते, और 500 मल्टीप्लाई 3 अलॉटमेंट में 1500 लिख देते। लेकिन आपका क्वेश्चन गलत होता, कैपिटल रिजर्व भी गलत आता। क्लियर है? अच्छा, अब शाम के केस में देखा जाए तो शाम के केस में तो एंट्री हमारी सिंपल है। अपने पास कैपिटल कितना है? 1000 मल्टीप्लाई 10, 10,000। फॉरफीचर में कितना आएगा जो पैसा मिल गया? एप्लीकेशन अलॉटमेंट 5 रुपए, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल 2 रुपए 3 रुपए लिख देंगे क्रेडिट साइड में। फिर हमने ये शेयर्स, दोनों शेयर्स राम के और शाम के क्या करे? रीइशू। टोटल शेयर कितने हो गए? 1500। कितने में रीइशू करे? 8 में। 2 का क्या हुआ? नुकसान। तो 12,000 कहां पे आएगा? बैंक में। 3,000 शेयर फॉरफीचर, और 2 कैपिटल में 15,000। कोई डाउट? क्लियर है? कैपिटल रिजर्व की बात कर रहे हैं हम लोग। प्रॉफिट कितना था? 1200 प्लस 5000 कितना हुआ? 6200 माइनस 3000 का नुकसान, तो 3200 रुपए कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। कोई डाउट? हाँ जी, एक बार देखना जरा। एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है? उसके वो शेयर्स जो इशू करना चाहती है 20,000, अप्लाई हुए हैं कितने? हाँ जी, अप्लाई हुए हैं कितने? 3 टाइम्स, यानी कि 60,000। अपने पास 3 अलग अलग तरह की कैटेगरीज हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। ठीक है? कैटेगरी ए में यहां पर हमें गिवन है कि भैया 15,000 शेयर जो अप्लाई हुए हैं, हमने उसमें से 6,000 क्या करे हैं? अलॉट करें। 6,000 नहीं, अच्छा ये तो यार मैंने ये 10,000 कर लो इसको, ठीक है? इसको करते हैं 60 है ना, तो इसको लेते हैं हम लोग 35,000। 35,000 जो शेयर अप्लाई हुए हैं ना, 35,000 जो शेयर अप्लाई हुए हैं उसमें से हमने यहां पर अभी 15,000 शेयर क्या करें बेटा? अलॉट करें। ठीक है? फिर 20,000 शेयर जो अप्लाई हुए हैं, हमने उसमें से 5,000 क्या करे हैं? अलॉट करे हैं। ठीक है? और सी पॉइंट में क्या है कि बचे हुए कितने शेयर हैं? 5,000। जो शेयर अप्लाई हुए हैं हमने उनको क्या कर दिया है? रिजेक्ट। ये कैटेगरी वाले क्वेश्चन हो गए। ठीक है? अब हमारे पास वही राम और श्याम की बात कर रहे हैं। ठीक है? राम के कितने शेयर्स थे? 500। कौन से शेयर्स थे? अलॉटेड। श्याम में कितने शेयर्स थे? 1200। क्या थे वो? अप्लाइड। अगर राम कैटेगरी 1 से है और श्याम कैटेगरी 2 से है, तो मुझे यहां पे अब राम के क्या निकालना पड़ेगा? अप्लाइड निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूंगा बस ये बता दो आप, कैसे निकालूंगा? मेरे पास टोटल अलॉटेड शेयर, राम के अलॉटेड शेयर कितने हैं? 500 मल्टीप्लाई, मैं कैटेगरी 1 देखूंगा अब।
मैं टोटल देखूंगा, देखो कैटेगरी 1, तो कैटेगरी 1 के अंदर अप्लाइड कितने हैं बेटा 35, डिवाइड किससे करूंगा अलॉटेड से, कितने हैं 15। ठीक है, अगर मुझे ये अलॉटेड गिवन है तो नीचे भी क्या आएगा अलॉटेड ही आएगा। अगर हम शाम की बात करें तो शाम के मुझे अप्लाइड गिवन है ना, तो डिवाइड भी किससे होगा अप्लाइड से होगा बेटा। अप्लाइड अब कितने हैं कैटेगरी बी में 20,000 और अलॉटेड कितने थे 5,000। समझ में आया कि नहीं आया आपको, क्लियर है पॉइंट। बाकी कॉन्सेप्ट क्या रहेगा हमारा सेम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन।